कसूर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतम व फिल आखिरति हसनतम व क़िना अज़ाबन्नार। नाज़रीन, दुनिया के अंदर नई हुक्मरानी का तरीकाकार क्या है, नए लोग हुक्मरानी कैसे कर रहे हैं, अगर गौर करें तो इस वक्त सबसे बड़ी इक़्तिसादी ताकत चाइना है। चाइना की कामयाबी की वजह क्या है? दुनिया के किसी भी कोने में आपने कोई चीज़ लेनी हो, चाइना आपको वहीं प्रोवाइड करता है। कुछ इसी तरह के मामला कि ये चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह कैसे भेजी जा सकती हैं। ये जो फॉरवर्डिंग हमारे पास एजेंसीज काम कर रही हैं, फॉरवर्ड जो होते हैं वो कैसे काम करते हैं, इसी हवाले से आज की हमारी गुफ्तगू होगी। आज के टेबल टॉक के मेहमान हैं, हमारे कसूर से ताल्लुक़ है। बड़े एक फ़ख्र की बात है, स्टाइलर इंटरनेशनल लिमिटेड में सीनियर डिप्टी मैनेजर इंपोर्ट गुलाम मुर्तज़ा साहब। जी गुलाम मुर्तज़ा साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मैं ज़रा बताता चलूँ कि ये पीफा की एक डिग्री होती है और इस बिज़नेस के लिए बड़ी अहम समझी जाती है। फ्रांस से ये भी हासिल कर चुके हैं। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ फिनांस के ज़ेरे एहतमाम पिम्स की एक डिप्लोमा करवाया जाता है, उसके भी ये डिप्लोमा होल्डर हैं। हाईली एजुकेटेड इंसान हैं और बड़े यंग हैं, और हमारी दुआ भी है कि अल्लाह पाक इनको कामयाबी दे और ये जिस फील्ड के अंदर गए हैं कसूर का एक फ़ख्र बन के और एक ऐसा सितारा बन के उभरे कि जिस पर पूरा कसूर भी नाज करे। सबसे पहले गुलाम मुर्तज़ा साहब, सवाल यह है कि एक अच्छे फॉरवर्डर या इंपोर्ट एचओडी बनने के लिए ज़रूरी क्या है? बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आवाज़ सिटी 49 चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। ये मेरा फ़ख्र भी है कि मैं अपने ही शहर से अपने पहले चैनल पे गुफ्तगू करने का मुझे एजाज़ हासिल हुआ है। इसके साथ साथ मैं आवाज़ सिटी 49 चैनल के ओनर हाजी मोहम्मद अकरम ज़की साहब, इनके बेटे मोहम्मद वसीम अकरम ज़की साहब और मैनेजिंग डायरेक्टर हाफिज़ नुमान चौधरी का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने मुझे आवाज़ सिटी 49 चैनल में गुफ्तगू करने का मौका दिया, एजाज़ दिया। तो मेरे नज़दीक मैं जो ज़रूरी समझता हूं कि आज की कारोबारी दुनिया में लॉजिस्टिक को समझना बहुत ही ज़रूरी है। लॉजिस्टिक को समझना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अगर आप इंपोर्ट के या एक्सपोर्ट के डिपार्टमेंट के हेड बनना चाहते हैं या एक अच्छे फ्रेट फॉरवर्डर बनना चाहते हैं तो आपको लॉजिस्टिक को समझना निहायत ही ज़रूरी है। अच्छा, लॉजिस्टिक का मतलब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं है जो हम आम सादा ज़बान में समझते हैं कि एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें ले जाने का नाम लॉजिस्टिक है। लॉजिस्टिक में बहुत से डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक हैं। मैं अभी अपने ही इसी इंटरव्यू के दौरान, अपने ही इसी टेबल टॉक के दरमियान मैं आपको बताऊंगा कि वो डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं। इसके अलावा मैं ये समझता हूँ कि इनको समझना इस वजह से ज़रूरी है कि ये वर्क ऑफ फ्लो जो प्रोडक्शन का एक डिपार्टमेंट है उसको स्पीड अप करता है। लॉजिस्टिक को जितना आप बेहतर समझेंगे उतनी आपकी डिसीजन मेकिंग आसान होगी, उतना आपको जो प्रोडक्शन का फ्लो है उसको आप स्पीड अप कर सकेंगे। आपके फाइनेंशियल लॉसेस जो हैं वो कम से कम होंगे अगर आप लॉजिस्टिक को समझते हैं तो मैंने पहले कहा था कि ये 8 डिपार्टमेंट आपस में मिलकर काम करते हैं। वो 8 डिपार्टमेंट कौन कौन से हैं? पहले नंबर पे कंसाइनर और कंसाइनी है, जो माल खरीद रहा है और जो माल बेच रहा है। दूसरे नंबर पे दोनों ममालिक के बैंक हैं, एक पेमेंट कर रहा है, दूसरा पेमेंट रिसीव कर रहा है। इसके अलावा दोनों ममालिक के एजेंट्स हैं, एक फॉरवर्ड जिसको हम फॉरवर्डर्स कहते हैं। ये 6 डिपार्टमेंट और इसके अलावा दोनों ममालिक के कस्टम्स हैं, एक हमारे मुल्क में कस्टम बैठा है और एक उनके मुल्क में कस्टम्स बैठा है। ये अभी जो मोस्ट इम्पोर्टेंट 8 इदारे मैंने उनका नाम लिया है, जबकि एयरलाइंस भी इसमें शामिल है और ट्रांसपोर्टेशन जो लोग गाड़ियां चला के माल को नकलो हमल करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं। तो इस दोनों डिपार्टमेंट को, कैरियर्स को और ट्रांसपोर्टेशन को हमने किस में इंडल्ज कर दिया? हमने सिर्फ और सिर्फ इंडल्ज किया फॉरवर्डिंग में। तो आज के इस टेबल टॉक में मेरी जो प्रोफेशनल टिप है लोगों को, वो सिर्फ और सिर्फ यही टिप है कि जब भी आप लॉजिस्टिक में किसी प्रोफेशनल लॉजिस्टिक को हैंडल करते वक्त जब भी आप किसी मसले में फंस जाते हैं, मसला कौन सा होता है? ह्यूमन एरर का होता है। तो जब भी किसी ट्रांसपोर्टेशन के दौरान, फॉरवर्डिंग के दौरान, लॉजिस्टिक के दौरान आपकी कोई ह्यूमन एरर होगी है तो उसको बचने का या उसको ऑन द स्पॉट हल करने के लिए आपको किस चीज़ का ज़रूरी होता है? वो यही है कि आप इन 8 डिपार्टमेंट में से किसी एक को भी मिस ना करें।
8 डिपार्टमेंट। और पाकिस्तान में तो एक आम सिनेरियो ये समझा गया है, इंडस्ट्री में मैं बैठा हूँ, इंडस्ट्री की ये एक आम सी प्रैक्टिस है कि अपनी गलती को एक्सेप्ट किए बगैर हम वही गलती दूसरे के ऊपर डाल देते हैं। जब इस तरह के मसले मसाइल आते हैं तो ना तो आप अच्छे फ्रेट फॉरवर्डर बन सकते हैं, ना ही आप अच्छे डिपार्टमेंट के एचओडी बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपने प्रॉब्लम को फेस नहीं किया। जब आप प्रॉब्लम को फेस नहीं करते, आपको उसका सॉल्यूशंस नहीं पता। जब आप सॉल्यूशन उसका खुद नहीं ढूंढते तो आप किसी भी मैनेजमेंट के सामने अपने आप को कभी प्रेजेंट कर ही नहीं सकते। आप किसी भी चैनल के ऊपर जब भी बात करेंगे तो जाहिर सी बात है आप उस प्रॉब्लम से गुजरे ही नहीं है, तो आपको उसके सॉल्यूशंस का नहीं पता। तो एक अच्छे फ्रेट फॉरवर्डर के लिए, एक अच्छे ट्रांसपोर्टर्स के लिए, एक अच्छे ट्रेडर के लिए लगा लें या स्टेक होल्डर्स के लिए लगा लें। मैं ये समझता हूं कि जब भी वो इस किस्म की किसी भी प्रॉब्लम का शिकार होता है तो उसको 8 डिपार्टमेंट में से किसी एक को भी मिस ना करे, बल्कि कंसाइनर से वो स्टार्ट करे। कंसाइनी के वेयर हाउस तक पहुंचने के दौरान हर एक बंदे को इंटरलिंक करे। देखिए अगर ये एरर हो गई है तो बैंक के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, कस्टम के ऊपर इसका क्या इफेक्ट है, फ्रेट फॉरवर्डर के उसके ऊपर क्या इफेक्ट है। जब इन इफेक्ट्स को आप इकट्ठे करेंगे तो आप एक नतीजे पे पहुंचेंगे और फिर उस नतीजे के ऊपर आप अपने बैंक को भी कन्विंस करेंगे, आप फ्रेट फॉरवर्डर को भी कन्विंस करेंगे, कस्टम को भी कन्विंस करेंगे। और एक चीज़ याद रखिएगा, कन्विंस करने का मतलब रूल्स की वायलेशन नहीं है। स्टेट बैंक के रूल्स है आपने फॉलो करने हैं, कस्टम के रूल्स है आपने फॉलो करने हैं, फ्रेट फॉरवर्डिंग के रूल्स हैं आपने फॉलो करने हैं। और रूल्स ही हमेशा आपको बताते हैं कि इस रूल के तहत अगर ये ह्यूमन एरर हुई है तो आपने बचना है। जब तक आप रूल्स को नहीं पढ़ेंगे, रूल्स को खुद नहीं समझेंगे और रूल्स के ऊपर वर्कआउट नहीं करेंगे तो आप ना तो प्रॉब्लम्स का हल ढूंढ सकते हैं और ना ही आप अपने आप को मनवा सकते हैं। इसलिए मेरी सबसे पहले यही गुजारिश है, ये सारे जितने भी लिसनर्स हैं, प्रोफेशनल टिप है कि आप इन 8 डिपार्टमेंट में से कभी किसी को मिस ना करें और चैलेंजिंग के ऊपर जो भी एरर हो जाए उसे एक्सेप्ट करें, चाहे आपकी एरर है चाहे नहीं है, उसका रिजल्ट ये निकलेगा। करें ना, जो भी प्रॉब्लम आ रही है या प्रॉब्लम बनी है उसको फ्रंट से आगे लीड करें, बजाय इसके कि बैक पर चले जाएं। हाँ जी, आप, मेरा यही मसला है कि आप उसको फ्रंट लीड करें चाहे आपसे मिस्टेक नहीं भी हुई। क्यों? क्योंकि जब आप उसको लीड करेंगे तो आप उसके रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे और आप फिर जब रिजल्ट पे पहुंचेंगे तो रूल्स उसका आप डिसाइड करेंगे कि ऑनवर्ड इसका एसओपी ये होना चाहिए, ऑनवर्ड इसके ऊपर इस तरीके से बचा जा सकता है और हिस्ट्री में नाम आपका होगा, ना कि आपके जो प्रॉब्लम्स को फेस नहीं करते पीछे चले जाते हैं। वो हिस्ट्री तो उनको जानती भी नहीं है। क्यों नहीं जानती? क्योंकि वो फ्रंट पे आते ही नहीं है, वो अपनी गलतियां आइडेंटिफाई नहीं करते बल्कि छुपा लेते हैं। तो सबसे पहले तो मेरा यही कहना है कि लॉजिस्टिक को समझने के लिए ह्यूमन एरर्स एक नॉर्मल सी चीज़ है, इससे कभी पीछे मत हटें, अपने आप को मनवाएं, इसको एक्सेप्ट करें और एक्सेप्ट करने के साथ साथ आप इसके प्रॉब्लम्स को रिजोल्व करके अपने किसी सीनियर को दें ताकि उसे पता हो कि यार ये एरर हो गई है, इसका इफेक्ट ये है। तो वो आपको ना कि एक बुरे अल्काबाज से याद करे बल्कि क्या करेगा कि वो देखेगा कि मेरे लड़के ने, मेरी लड़की ने, मेरे एम्प्लॉई ने इसका रिजल्ट भी मुझे दिया है। जब वो रिजल्ट देता है तो वो सोल्यूशन भी साथ होता है। तो एक तो उसका टाइम बच जाता है कि उसे खुद मगजमारी नहीं करनी पड़ती, इससे बचा कैसे जा सकता है। तो वो सीनियर आपको इससे अप्रिशिएट भी करते हैं और यही आपकी तरक्की का, सक्सेस का एक राज है। अच्छा, इसके साथ साथ गुलाम मुर्तज़ा साहब, दूसरा है कि इस वक्त आपने लॉजिस्टिक की बात की कि सीखना चाहिए, समझना चाहिए और जिस बंदे ने भी इस फील्ड में आना है वो इस तरह से करे। तो जरा इसको ये भी बताएं, ये लॉजिस्टिक को चला कौन रहा है इस वक्त? इस वक्त लॉजिस्टिक को 2 बॉडीज हैं, एक फियाटा है जो फ्रांस से ताल्लुक रखती है और एक आयाटा है। आयाटा जो है वो एयर को डील करती है कि एयर के रूल्स एंड रेगुलेशन को वो अपग्रेड करती है कि एयर में कौन सी चीज़ जा सकती है, कौन सी चीज़ नहीं जा सकती, और अगर वो जाती भी है तो उसकी पैकिंग का एक स्पेसिफिक तरीक़ेकार है। पिछले दिनों एक पाकिस्तानी एयरपोर्ट के ऊपर भी आग लगी थी, वो उसमें लिथियम बैटरीज आ गई थी। अब बैटरीज आ जरूर गई हैं लेकिन जो मंगवा रहा है उसने अपने फ्रेट फॉरवर्डर को नहीं बताया। अब जब फ्रेट फॉरवर्डर को नहीं बताया तो जो कैरियर है उसने उसके अरेंजमेंट नहीं किए। जब अरेंजमेंट नहीं किए तो वो इधर जब लैंड किया तो इधर आग लग गई है। तो इसका मतलब ये है कि जो प्रॉपर इंफॉर्मेशन है आप उसको शेयर करें किसके साथ, अपने फ्रेट फॉरवर्डर के साथ। कभी भी मिसलीड ना करें।
ये ना समझे कि यार ये छोटी सी चीज़ है, वो आपको पता है जो एयर के ऊपर आनी है वो नेविगेशंस उसको डिसाइड करती हैं, आपने लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, स्ट्रेट जाना है। तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं आप कभी ना उनसे छुपाएं। आप ये ना समझें कि यार ये छोटी सी चीज़ है जेब में आ जाएगी, ये एक्सेल ही है। लिथियम बैटरी कितनी सी होती है मोबाइल में डलने वाली, वो एक बैटरी है, तो उसका एकदम से धमाका हुआ जिसने पूरे का पूरा वो हम पे शेड ही उड़ा के रख दिया था। तो पहले नंबर पे तो मेरी यही है, इसको जो चलाता है वो कौन इदारा है, जो आयाटा है, जो इसके रूल्स एंड रेगुलेशन डिसाइड करते हैं एयर के ऊपर। वो यही चीज़ बताते हैं कि आप ये लेके जा सकते हैं, आप ये नहीं लेके जा सकते। आप ये अगर लेके जानी है तो उसका पैकिंग का तरीकेकार क्या है। जिस तरह एक डेंजरस गुड्स है उसका एक पूरा मॉड्यूल है कि आपने डेंजरस गुड्स जो भी इंपोर्ट कर रहे हैं या एक्सपोर्ट कर रहे हैं तो उसकी पैकिंग किस तरीके से होनी चाहिए, आप उसके पैकिंग के स्टैंडर्ड को मीट करें। और स्टैंडर्ड किसने बनाया, आयाटा ने बनाए हैं, आप उसको फॉलो करें, आपकी चीज़ आएगी भी और जाएगी भी। एक तो ये चीज़ है जो आयाटा एयर को देखती है। दूसरे नंबर पे चीज़ है हमारे पास फियाटा। फियाटा कौन है, जो फ्रांस से रेगुलेटर अम्ब्रेला वो है, और पाकिस्तान के जितने भी दूसरे ममालिक के कंट्रीज़ हैं वो उसके नीचे अंडर काम करते हैं। सी के केसेस में भी वो सारे रूल्स एंड रेगुलेशन वही बनाती है और वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर है ताकि आपके लॉसेस कंसाइनिस के मिनिमाइज हो सकें। जो रूल्स एंड रेगुलेशन है इनके आपस में डिस्प्यूट ना हो, जो गवर्नमेंट है वो एक स्मूथ तरीके से काम करें। आप जब भी देखते हैं कि ट्रेड किसी भी मुल्क की जब स्टॉप होती है, जब उनके कंट्रीज़ के आपस के लिंक्स आपस में इकोनॉमी लगा लें या पॉलिटिकल लगा लें, जब भी वो बियर होते हैं तो सबसे पहले वो इन रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हैं कि हमने ऑनवर्ड इसके ऊपर किस तरीके से लेके चलना है, क्या हम ये चीज़ इंपोर्ट भी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, हमारी गवर्नमेंट क्या कहती है। तो ये दो बॉडीज़ हैं जो मैं समझता हूँ, फियाटा है और एक आयाटा है, कि जो इसके ऊपर काम करती हैं, इसको चलाती हैं। और हमारे लिए एक लॉजिस्टिक मैन के लिए इन दोनों इदारों के रूल्स एंड रेगुलेशन को समझना बहुत ज़रूरी है। किसी भी यानी इदारे के अंदर आपने सर्वाइव करना है या उसके अंदर आपने आगे जाना है, तो आपके कहने का मतलब हम ये ले सकते हैं कि सबसे पहले आप रूल्स को पढ़ें, फिर रूल्स पर अमल भी करें। रूल्स पर अमल भी करें, ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं। और तीसरे नंबर पे कायदे आज़म का एक कौल है कि अगर आप रूल्स को बेहतर नहीं समझते तो उसको फॉलो करें, उसकी टॉप पोजीशन पे पहुंचे और उसको चेंज कर दें। अगर आपको ये लग रहा है कि फियाटा के अंदर इस रूल्स की कमी है, कोई रूल्स बेहतर तरीके पे एनालाइज करते वक्त किसी मुल्क में उसकी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट है, दूसरे मुल्क में उसकी डिफरेंट है, तो आप उस रूल्स को फियाटा की बाकायदा वेबसाइट्स हैं, इसके ऊपर आप उसको फॉरवर्ड करें, क्वेरी को करें, वो आपको आंसर्स भी करते हैं। आपके अपने मुल्क में जिस तरह अगर देखा जाए तो पाकिस्तान में कौन सी है, पाकिस्तान में पीफा है, पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग एसोसिएशन, जिसके थ्रू आप फियाटा तक अपनी बात पहुंचा सकते हैं कि इन ममालिक में ये रूल्स एंड रेगुलेशन डिफरेंट है और हमें लॉजिस्टिक करते वक्त, इंपोर्ट करते वक्त, एक्सपोर्ट करते वक्त इन चीज़ों की वायलेशंस हो रही है। अच्छा मुर्तज़ा साहब, आपने अभी जिक्र किया कि पीफा, ये पीफा का क्या किरदार है, जरा इसकी भी वजाहत कर दें, उसके बाद मैंने जरा वक्फे पर जाना, उससे पहले ये सवाल जरा क्लियर कीजिएगा। पीफा का किरदार क्या है क्या ये? पीफा पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रेट फॉरवर्डिंग एसोसिएशन है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के साथ रजिस्टर्ड है और 750 प्लस फ्रेट फॉरवर्डर इसके मेंबर हैं। इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि इसने एक टीचिंग इंस्टीट्यूट भी बनाया हुआ है जो फ्रेट फॉरवर्डर को एज अ डिप्लोमा 6 मंथ का वो करवाते हैं और इनको प्रोफेशनली ट्रेनिंग देते हैं। नॉर्मली आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के सिनेरियोज में सिर्फ एकेडमिक इंफॉर्मेशन है, आप किसी भी इदारे में एडमिशन ले लें वो आपको एकेडमिक नॉलेज देता है, प्रैक्टिकली नहीं देता। तो पीफा का सबसे अहम किरदार जो मैं समझता हूँ इस फ्रेट फॉरवर्डिंग दुनिया में है वो प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन है, प्रैक्टिकल डॉक्यूमेंटेशन है और प्रैक्टिकल अवेयरनेस है। आप इस डिप्लोमे के बाद एटलीस्ट किसी भी सीट पे जाके जब आप अच्छे फ्रेट फॉरवर्डर के लिए अप्लाई करते हैं या आप किसी कंपनी में जाके उनको बताते हैं कि मुझे लॉजिस्टिक की प्रोफेशनल डिग्री भी है मेरे पास, तो वो सिर्फ एक लर्निंग या इंफॉर्मेशनल आपके पास स्किल नहीं है बल्कि वो प्रैक्टिकली डॉक्यूमेंटेशन आपने ऑलरेडी दे चुके हुए हैं। जब आप सीट पे जाते हैं तो आपको अपने एम्प्लॉय से ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, चाहे आप फ्रेश भी हैं, आप वहाँ से डॉक्यूमेंट सीख के आ चुके होते हैं। आप जब सीट पे जाके बैठते हैं तो आपको पता होता है इसका मतलब ये और इन टर्म्स एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस का मतलब ये है। तो पीफा का जो सबसे अहम किरदार मेरी नज़र में है वो अवेयरनेस ऑफ पीपल है, अवेयरनेस ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस है। अवेयरनेस ये सिर्फ फ्रेट फॉरवर्डिंग को डील नहीं करता, ये कस्टम्स के किसी हद तक रूल्स को भी आइडेंटिफाई करता है कि इस कस्टम के, पाकिस्तानी कस्टम में ये रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं,
इस तरीके से कस्टम टैरिफ को देखा जाता है। इस तरीके से आपने कस्टम टैरिफ में रहते हुए कोई चीज़ इंपोर्ट करनी है और कस्टम के जो रूल्स हैं रेगुलेशंस हैं वो बाकायदा पीफा में पढ़ाई जाती हैं, बुक्स दिखाई जाती हैं, उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका दिखाया जाता है, आपने चीज़ इंपोर्ट कैसे करनी है तो वो बताई जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर आपने एक इंपोर्ट की सीट में या एक्सपोर्ट की सीट पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट डिपार्टमेंट में कहीं भी जगह पे जहाँ पे आपने वर्क करना है तो एटलीस्ट पिफा की डिग्री आपके पास ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि ये आपको अवेयरनेस देती है कि आपने प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कैसे करना है। जी, आपने मुर्तज़ा साहब बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं। नाज़रीन, वक्फे का टाइम हो रहा है, ज़रा वक्फे पर जाने से पहले कुछ चीज़ों का मैं क्लास साहब के सामने शेयर करना चाहूँगा कि जब भी जो जिन नुकात को मैंने समझा है कि जब आप किसी काम के अंदर जाओ तो उसके पहले सबसे पहले रूल्स को पढ़ो, उसके बाद रूल्स को फॉलो करो मुकम्मली उस कानून के तहत, जैसे कि हमारा दीन भी कहता है कि सच्चाई के साथ चलो। तो जब आप रूल्स पर काम करेंगे तो आप किसी मैदान में भी नाकाम नहीं होंगे और कामयाबी आपका मुकद्दर होगी। छोटा सा एक वक्फा, वक्फे के बाद दोबारा हाजिर होते हैं।